हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह एक जनरल टॉपिक है जो कि थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड पेपर राजस्थान की इकोनॉमी है, उनको भी पढ़ना होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से समस्त विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे उनके लिए यह चैप्टर उपयोगी रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान परिदृश्य, इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। कोविड-19 महामारी ने 2020 में सदी में विरले ही आने वाले वैश्विक संकट का निर्माण किया। जैसा कि आप जानते हैं, महामारी की शुरुआत में अभूतपूर्व अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, तो भारत ने लंबे समय में लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द लेने के नज़रिए से जीवन और आजीविका को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत की प्रतिक्रिया मानवीय सिद्धांत से उपजी है। चूंकि जीडीपी एक तीव्र लॉकडाउन के अस्थायी झटके से तो उभर जाएगी, लेकिन खोया हुआ मानवीय जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। इस प्रतिक्रिया ने महामारी विज्ञान और आर्थिक अनुसंधान पर विशेष रूप से स्पेनिश फ्लू से संबंधित लोगों का आकर्षित किया कि 100 साल पहले ये समस्या आई थी, तब क्या हुआ था, जिससे इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रारंभिक तीव्र लॉकडाउन ने जीवन को बचाने के लिए एक दोहरी जीत की रणनीति प्रदान की और मध्यम से दीर्घकाल में आर्थिक सुधार के माध्यम से आजीविका को संरक्षित किया। यह रणनीति महामारी के लिए भारत की अद्वितीय कमजोरियों के भी अनुरूप थी। इस रणनीति से अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार विजेता हॉनसेन और सर्जेंट 2001 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनसे सिद्धांत से प्रभावित होकर यह सिफारिश की गई कि अनिश्चितता का वातावरण अधिक होने पर तथा खराब हालातों में हुए हानि को कम करने पर केंद्रित नीति होनी चाहिए। महामारी होने के फलस्वरूप और अनिश्चितता को देखते हुए इन हालातों में इंसान के जीवन की रक्षा करते हुए कम से कम जान की हानि होनी चाहिए। भारत की रणनीति ने जो हमारा महामारी का कर्व था उसको पीक पर नहीं ले गए, बल्कि उसको समतल किया और शिखर को सितंबर 2020 तक धकेल दिया और जीवन और आजीविका के बीच अल्पकालिक व्यापार और बंद की दोहरी जीत में बदलने में मदद की, जो मध्यम से दीर्घावधि में जीवन और आजीविका दोनों को बचाता है। सितंबर में शिखर के बाद भारत गतिशीलता बढ़ने के बावजूद दैनिक मामलों में गिरावट का अनुभव करने में अद्वितीय रहा। बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, जबकि लॉकडाउन के पहली तिमाही में आपको ये डेटा याद रहना चाहिए, जीडीपी में 23.9% संकुचन हुआ और जब सुधार प्रारंभ हुआ तो वी आकार का है। अब कर्व बन रहा है वी शेप का, कि विकास दर एकदम नीचे चली गई, अब ऊपर की ओर बढ़ रही है, जो कि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट और सभी प्रमुख आर्थिक संकेतों के सुधार के रूप में देखा गया। पिछले संकटों के विपरीत कोविड महामारी मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने मध्यम से दीर्घावधि में आपूर्ति विस्तार करने और उत्पादक शक्तियों को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की, जिसकी आगे हम चर्चा आर्थिक सुधारों के पैकेज में करेंगे। मांग पक्ष में भारत की नीतियों को यह सुनिश्चित करने के लिए जांचा गया कि एक्सेलेरेटर को इस प्रकार धीरे धीरे दबाया जाए, जबकि आर्थिक गतिविधियों पर से ब्रेक हटाया जाए ताकि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाए। राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन के आसपास केंद्रित एक सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम की मांग तेज करने और सुधार को आगे बढ़ने की संभावना है। संक्रमण की दूसरी लहर से बचने के लिए दौरान अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव ने भारत को महामारी के बीच रणनीतिक निर्माण में अद्वितीय बना दिया है और अनेक देश इससे प्रेरणा ले रहे हैं। भारत की जब हम आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 2019 में ये घोषणा की गई थी कि 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब अचानक फरवरी 2020 में जब कोरोना आ गया तो इस लक्ष्य पर अब पुनः विचार करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वर्तमान परिदृश्य है उसके अंदर हम 3 बातें देख सकते हैं। फर्स्ट है जीवन एवं आजीविका की समस्या अभूतपूर्व है, ये खड़ी हो गई। दूसरा, आर्थिक राहत पैकेज, सरकार ने इस स्थिति से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा करी। ये घोषणा की गई थी 20 मई 2020 को। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसको कहते हैं ANB, प्रारंभ किया, जिसकी लक्ष्य और चुनौतियों पर विचार किया जा सकता है।
2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर थी, अर्थात 2.9 लाख करोड़ का निवेश किया गया था। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नीची मध्यम आय समूह के जो देश होते हैं उसमें उसे शामिल किया जा सकता है। आर्थिक राहत पैकेज में आपने देखा कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 मई के बाद ऐसे 5 चरणों में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक चरण को छूते हुए उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या उसको राहत दी जा सकती है, इस तरह की घोषणाएं की, और यह 20 लाख करोड़ का था ताकि अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की बाधाएं दूर हो सकें। लॉकडाउन के सकारात्मक और नकारात्मक आर्थिक प्रभाव हुए हैं। लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। अन्य सभी बातें ठीक रहने पर लॉकडाउन सामाजिक परस्पर प्रतिक्रियाओं को बाधित करते हैं और इस तरह किसी भी आर्थिक गतिविधि को बाधित करते हैं जो इस तरह की परस्पर प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। जबकि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधि कम हो जाती है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं क्योंकि इनमें महामारी के अस्थायी प्रभाव में देरी की जा सकती है। समग्र और चरम संक्रमण होने की दर को भी कम किया जा सकता है। संचयी मृत्यु संख्या को कम करके महामारी जीवाणु के टीके और प्रति विषाणुज दवा के उत्पादन और वितरण के लिए मूल्यवान सेवाएं प्रदान करके स्वास्थ्य देखभाल सेवा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर अधिभारिता को कम किया जा सकता है। स्पेनिश फ्लू के दौरान अमेरिकी शहरों की रणनीति ने प्रदर्शित किया कि कैसे जल्दी और जबरन लॉकडाउन आर्थिक मंदी को बदतर नहीं करते हैं। इसके विपरीत यह पाया गया कि जिन शहरों में जल्दी और सख्ती से लागू किया गया है उन्होंने भविष्य में आर्थिक मोर्चे पर मजबूत सुधार का अनुभव किया है। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधार। इससे पूर्व हम यह देखेंगे कि स्पेनिश फ्लू के अनुभवों से सीखते हुए कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 2 बुनियादी प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को अपनाना पहला उपाय था, और लोगों को अलगाव में रखना ताकि परस्पर प्रतिक्रिया कम हो जाए, और लोगों की आदतों जैसे कि बेहतर स्वच्छता प्रथाओं को प्रोत्साहित करना ताकि जीवाणु का प्रसार कम हो। इसलिए कई देशों ने महामारी के प्रारंभिक चरण में अलग अलग अवधि में लॉकडाउन के उपयोग का सहारा लिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके लोग घर पर रहें और संक्रमण का प्रसार कम हो। इस संबंध में नीति निर्धारण में यह किया गया कि महामारी के फैलाव को लंबित करने के लिए और अधिक लोगों को उचित स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिए महामारी कर्व को समतल करने की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः मृत्यु दर कम हो जाती है। महामारी के संचरण को प्रभावित करने वाली नेटवर्क संरचनाओं को देखते हुए उच्च जनसंख्या महामारी का तेजी से प्रसार कर सकती है। हमारे देश में उच्च जनसंख्या की समस्या है। सघन क्षेत्रों में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वायरस के तेज़ी से फैलने की अधिक संभावना होती है और यह प्रभाव विशेष रूप से महामारी की शुरुआत में मजबूत होता है। जल्दी लगाए गए लॉकडाउन से चरम पर पहुंचने में लगने वाले समय में देरी होती है, जिससे शिखर की भयावहता कम हो जाती है और इस तरह स्वास्थ्य और परीक्षण बुनियादी ढांचा बनाने के लिए मूल्यवान सेवाएं प्रदान करके कुल मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा उस समय हमारे देश में तब तक स्वास्थ्य सुविधाओं का जो ढांचा था वो आधारभूत इस तरह का था कि उसमें पीपीई किट नहीं बनते थे, बहुत सारे मास्क नहीं बनते थे, अन्य मेडिकल सुविधाएं इत्यादि नहीं थी, तो उनके लिए पहले समय मिल गया और उनकी तैयारी की गई। महामारी में पहले से लॉकडाउन को लागू करना और उसका अधिक तीव्रता से उपयोग करना, जबकि लघु अवधि में ये महंगा लग सकता है, एकदम झटका लगा देश को, लेकिन बहुत तेज आर्थिक सुधार के साथ साथ मृत्यु दर कम हुई। जब भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है तो नीतियों को उस नीति का चयन करके बड़े नुकसान को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया जाना चाहिए जो सबसे बदतर स्थिति के तहत भी इष्टतम होगी। इकोनॉमिक्स में अपन ध्यान रखते हैं, नीति का चयन इस समय ऐसा करते हैं कि जिससे इष्टतम लाभ और मानव कल्याण हो सके। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधार। भारतीय नीति निर्माताओं ने भी माना कि लॉकडाउन से प्रेरित आपूर्ति झटका अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बाधित करेगा। इस क्षमता को फिर से सक्षम करने के बाद अब तक नियंत्रित हुई मांग को पूरा करने की आवश्यकता होगी। किसी भी बेमेल से व्यापक आर्थिक अस्थिरता निर्माण होगी। यह मांग की कमी, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा और विस्तृत कॉरपोरेट संकट की आशंका के साथ अर्थव्यवस्था का एक अंडर हीटिंग अवधारणा था। इससे पहले देश में जो था वो इन्फ्लेशन की स्थिति थी, लेकिन अब एक नई समस्या आ रही थी कि किस तरह से मांग और पूर्ति की बाधाओं को दूर किया जा सके। इस परिस्थिति में भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित आपूर्ति बाधाओं को देखते हुए सरकारी व्यय की बढ़ोतरी द्वारा अर्थव्यवस्था
के सरल पुनर्भराव से अनियंत्रित मुद्रास्फीति हो सकती थी। इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत मिशन ANB के एक भाग के रूप में आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीलापन और लचीलापन प्रदान करते हुए बहुक्षेत्रीय आपूर्ति पक्षीय संरचनात्मक सुधारों में सुधार किया। भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जिसने महामारी के शुरुआती चरणों में ही आपूर्ति पक्ष पर संरचनात्मक सुधार आरंभ कर दिए। इस दूरदर्शी नीति प्रतिक्रिया के माध्यम से दीर्घकाल में उत्पादकता में वृद्धि होगी। आर्थिक सुधारों के तहत भारत में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, खनन इत्यादि में घोषणाएं की गई। द्वितीय क्षेत्र संवर्धित आय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के साथ औपचारिक रोजगार के लिए विस्तारित अवसर प्रदान किए गए। कृषि के लिए घोषणाएं की गई। MSME जो लघु, मंझोले और बड़े उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनके लिए योजनाएं आई। श्रमिकों में प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से जो समस्या उभरी उस पर विचार किया गया। BPO पर कुछ राहत दी गई। ऊर्जा और खनिज क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र में घोषणाएं की गई। अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा, सामाजिक ढांचा, कॉरपोरेट सेक्टर और प्रशासन, गुड गवर्नेंस के लिए भी कार्य प्रारंभ किया गया। धन्यवाद।